नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के तमाम समीकरण सोचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें यूपी पर हैं, यूपी की 80 सीटों पर हैं और यहीं पर हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी 2022 में योगी की मोर्चाबंदी से हार चुके हैं, लेकिन अब वो 2024 के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर मैदान में आए। जाहिर है कि ये जाति का फॉर्मूला है, संप्रदाय का फॉर्मूला है। उनसे पहले अखिलेश यादव 2024 की जंग लड़ने के लिए एक नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वो खुलकर इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। मगर यह भी एक सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी यूपी के 49% वोट लेकर सत्ता में आए थे। क्या असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के ये नए फॉर्मूले 2024 में काम आ सकते हैं? हम करेंगे सियासत के कुरुक्षेत्र में इन्हीं फॉर्मूलों पर बात। और ये विपक्ष जो एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें किसके लिए जगह बनती दिखाई दे रही है और किसके लिए नहीं, ये भी आज चर्चा होगी। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी को हटाने के गजब गजब प्लान बन रहे हैं, गजब गजब थ्योरीज सामने आ रही हैं। दुआएं मांगने से लेकर बद्दुआएं देने के खेल हो रहे हैं। मगर सवाल यह है, मोदी को 2024 में रोकेगा कौन? क्या मोदी के एनडीए को एमडीए रोकेगा या मोदी का रथ अखिलेश का पीडीए रोकेगा? हैदराबाद वाले भाईजान ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नजर देश के सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले प्रदेश पर है। इसके लिए वे एक नए राजनीतिक समीकरण को यूपी की राजनीतिक जमीन पर उतारने की तैयारी में है। ओवैसी एमडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं। एमडीए यानी मुस्लिम दलित आदिवासी। ओवैसी दलित मुस्लिम वोट जोड़कर चलने के हामी रहे हैं, मगर इस बार उसमें आदिवासी भी जुड़ गया है। फिलहाल वो तेलंगाना में चंद्रशेखर राव से क्यों लड़ने लगे, जिनके साथ उनका पुराना याराना था। उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और इसका खैमियाजा जो है, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा। जब क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आप गैर ज़रूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे। और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाए, वो तो ईद की खुशियाँ मनाएंगे, मगर इनके पूरे अफराद ख़ानदान आज परेशानी में है। और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज़ है। उधर अखिलेश यादव अपना एक और समीकरण बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए। पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी। इस बार मैंने कहा जनता एक है और आपको बताया नहीं मैंने, एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए को आप सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा, लेकिन कैसा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सवर्ण, गैर यादव, ओबीसी वोट बैंक को एकजुट कर बड़ी सफलता हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49% से ज्यादा वोट मिला। अब इसी समीकरण को तोड़ने की सबकी तैयारी है। बात हम पूरे देश में करेंगे। जो ये अलायंस बनाने की कोशिश हुई उस पर, खास तौर पर एक फोकस उत्तर प्रदेश पर आज की चर्चा में जरूर रखेंगे। मेहमानों का स्वागत करते हुए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हैं। अखिलेश जी, स्वागत आपका भी। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है। ऋतुराज झा जी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। ऋतुराज जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। वारिस पठान AIMIM से जुड़ने वाले हमारे साथ थोड़ी देर में। अब ये जो दो हमने बात की अलायंस की, शब्दावली की कह लीजिए, इसका नाम जो दिया, अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की थी। तब तक ये 23 तारीख की मीटिंग भी नहीं हुई थी और उन्होंने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलकर इस बार भाजपा को यूपी हराएगा। अब आज जो उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया था, ओवैसी साहब ने खुलकर उसको मुसलमान कह दिया। उन्होंने कहा मुसलमान, दलित और आदिवासी मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। और वो तो यहां भी कह गए, ये भी कह गए कि ये जो अलायंस बन रहा है, इन लोगों की नीयत पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो विश्वसनीय नहीं है।
इसमें से ज्यादातर पार्टियां तो बीजेपी के साथ कभी ना कभी रह ही चुकी हैं, तो लोग कैसे भरोसा करें। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, चूंकि अल्पसंख्यक की, मुसलमान की खुलकर कम से कम 2 लोगों ने बात की। मैंने अभी आपका एक लेख देखा, आपने उसमें बात की कि अरब मुल्कों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां उनकी गजब की लोकप्रियता है। आपने उसमें दिखाया कि अभी इजिप्ट का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। तो इस्लामी मुल्कों में प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान कहकर ही उनके खिलाफ वोट मांगा जा रहा है और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वो जा सकते हैं विदेश में मस्जिद में, तो भारत में भी जामा मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वहां क्यों नहीं जाते? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहले से ही मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उन्हें कभी जो है किसी जाति, पंथ, गोत्र के आधार पर राजनीति नहीं की। अब कुछ लोगों ने, जिसने जो सांप्रदायिकता का जो सबसे बड़ा संकेत स्थल बन गया हो, ऐसे स्थलों को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सूत्र को सिर्फ अकेले इजिप्ट उनका सर्वोच्च सम्मान नहीं दे रहा है, बल्कि 6 इस्लामिक देश जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अफगानिस्तान है, बहरीन है, इस तरह के देश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। और ये सर्वोच्च सम्मान देते समय वो जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी अपनी उनकी जो राजनीति है, उस राजनीति में वो किसी भी प्रकार का भेदभाव वाला कार्य नहीं करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोहरा समुदाय के मस्जिद में पहले भी, भारत में भी गए हैं जी। जो प्रगतिशील समुदाय है, जो समुदाय सांप्रदायिक जो विद्वेष फैलाने वाली शक्तियां हैं उनका साथ नहीं देती, उनके साथ प्रधानमंत्री हमेशा खड़े रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी की सरकार में बने हैं, एक कार्यक्रम में कोई एक भेदभाव दिखा दे। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का आवंटन हो रहा है तो किसी की जाति, गोत्र, धर्म कुछ कर नहीं हो रहा है। अगर जो है शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बटे कोरोना की वैक्सीन लगी, 80 करोड़ लोगों को अगर जो है खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, तो कहीं पर भी भेदभाव का कोई उदाहरण कोई नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोगों ने जो है इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की, पुष्टिकरण की राजनीति नहीं की, संतुष्टिकरण की राजनीति नहीं की। मुसलमान को डराकर, धमकाकर और तुष्ट करके जिस तरह का एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का कार्य किया, जिस तरह से जब इस देश में जब प्रधान राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय से थे, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय से, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से थे, और उस समय की जो शासन करने वाला गठजोड़ था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, उसकी अध्यक्षा वो स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय की थी। इतना सत्ता के पद पाने के बाद भी वो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। भाई, इस देश का जो संविधान है उसकी जो बुनियादी फंडामेंटल, उसमें समता जो है प्रथम सिद्धांत। प्रेम शुक्ला जी, देखिए बात अब केवल मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना, अब ये इसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, मुसलमान भी है, और ये सब गठजोड़ बताया जा रहा है विपक्ष का है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपके साथ नहीं, विपक्ष के साथ। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं। तो उसमें भारत की 140 करोड़ जनता आती है, सारे नागरिक आते हैं, और सारे नागरिकों को नागरिक अधिकार मिलना चाहिए और सबका सशक्तिकरण समान रूप से होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है। कुछ लोगों का सिद्धांत ये है कि भाई गौ हत्या के विरोध में कानून 1960 के दशक में बनने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गली गली में गौएं काटी जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। ईद के दिन जो है बिजली मिलेगी, दिवाली के दिन कहा भाई हमें हर वर्ग का समर्थन हासिल है, क्योंकि इसमें पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, मुसलमान की बात वगैरह जब अखिलेश यादव करते हैं, ओवैसी साहब करते हैं, तो इसलिए बात पर चर्चा हुई। अब अखिलेश जी, जब से 23 तारीख की बैठक हुई है, हम बीजेपी के बहुत से लोगों को सुन रहे हैं। उसी दिन नड्डा साहब ने एक जगह कहा था रैली में कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह जी ने कहा था, माफ कीजिएगा, नड्डा साहब तो 350, 400 की बात कर रहे थे। अब बीजेपी ये बता रही है कि भाई ये सब लोग एक हो जाएं। क्या चाहे 50% से तो 50% वोट हमको चाहिए होगा ना। जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 303 जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीती, उसमें 225 सीट 50% से ज्यादा वोट लेकर जीती थी। बोले आ जाएं सब लोग मैदान में एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पूछा जी आपने? जी
सौरभ जी ये मत भूलिए कि 2019 का चुनाव मोदी जी या मोदी जी की सरकार पे नहीं हुआ था, पुलवामा पे हुआ था। और पुलवामा नहीं होता तो 19% वोट नहीं पाते। अच्छा। 19% वोट नहीं पाते। इस बार के लोकसभा में 20, 22, 23% वोट पाएंगे, देख लीजिएगा। अब इससे तो वोट नहीं पाएंगे। 125 सीट क्रॉस करते करते हालत खराब हो जाएगी। ये गलतफहमी पाले रहें, अच्छा है। इसी तरह से तिल का ताड़ और राई का पर्वत बनाते रहें, पब्लिक इसी से उब गई है। आप लोगों का बड़ा अच्छा योगदान है हम लोगों की विजयश्री यात्रा में। मोदी जी अब पूरे देश के नहीं, सिर्फ गुजरात के नेता रह गए हैं। अच्छा। सिर्फ गुजरात के। उनके जीतने के दिन खत्म हो चुके हैं। अब पराजय और पराभव ही भविष्य में और भविष्य में जहाँ तक भी होगा वही उनके भाग्य श्री लाइनों में लिखा हुआ है। बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, फ्रेम में फोटो तक तो किसी की आ नहीं सकती। सबका साथ सबका विकास का जुमला बताया जाता है। अच्छा लाइन है, जुमले तो ऐसे ही होते हैं, अच्छे होते हैं। लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, व्यापार चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए। क्या दे रहे हैं? वही 9 साल से एक ही शब्दावली, किसी भी उनके भाषण में कोई चेंज नहीं। और ये चुनाव मोदी गोदी वर्सेस जनता है। पब्लिक भी ये जान रही है कि सिर्फ पब्लिक अकेले है, बाकी सारा तंत्र मंत्र संत्र सब साहब के साथ है, लेकिन फिर भी पराजय तय है। लेकिन अखिलेश जी, आपने बड़ी जनता स्पेसिफिक ने बात मन बना कही कि लिया है। बीजेपी 20-22% और से ऊपर नहीं उठेगी, तो इसके पीछे कोई आंकड़ों का, कोई डेटा का भी कोई आधार है, या आप महसूस कर रहे हैं जनभावना केवल वो? मैंने आपको बताया कि 2019 में पुलवामा पे चुनाव लड़ा था आदरणीय सरकार साहब बहादुर ने। वो जो राष्ट्रभक्ति का और सारी चीज़ों का उस पर किस तरह से कैसे हुआ, वो सब जग जाहिर हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सब आपको सबको पता है। तो वो माइनस कर दीजिए, खेला खत्म है। क्यों नहीं मोदी जी? अच्छा देखिए, सरकार चुनाव में जा रही है ना, पिछले 6 महीने से बहस विपक्ष पर रोज होती है, रोज। क्यों? क्योंकि विपक्ष से उम्मीद है, लोग देख रहे हैं कि विपक्ष सत्तारूढ़ होने जा रहा है और प्रदेशों में हो रहा है, यही भविष्य है, तो भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अगर मोदी जी की कोई उपलब्धि होती तो बताया जाता कि मैंने अमेरिका में चीन से कहा। बता रहे हैं कि दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है। एक सवाल हुआ था, मुस्लिम कंट्रीज में डंका बजता है, इतने मुस्लिम कंट्रीज मोदी जी के इतने पॉपुलर हैं कि इतने 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 बड़ाई। एक सवाल हुआ था, सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। क्यों हुआ भाई? वो मौजूद बात थी इसलिए हुआ। और ऊपर से आप बताएंगे कि हमें, अरे बने रहो अपने आप को हाथिनताई बताते रहो। हारते जा रहे हो, हारते जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा जनादेश देने के बाद इस देश की जनता को आपने मायूस किया है। ठीक है। हम मित्र हैं और हम मित्रों के, 2 मित्रों के अलावा किसी और के आप काम आए नहीं। अखिलेश जी, एक सवाल का और उत्तर अभी दीजिए, भी फिर दिख और रहा है, मेहमान जो भी भी जुड़ रहे हैं दौरा साथ होता में। है उनमें भला मित्रों का ही होता है। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं नहीं, कि वही मैं भारतीय कह रहा, जनता जो भी पार्टी विदेश को दौरा जनता होता है, वो खुद ब देश खुद के जो है लिए इस बार मित्रों के सत्ता लिए से बाहर होता है। करने वाली है। इतने सारे इनके मुद्दे इनके खिलाफ हैं और इन्होंने वादा खिलाफी की है, तो ये स्वाभाविक सा फिर प्रश्न है कि फिर विपक्ष एकजुट होने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहा है? हमसे पूछा आपने? जी। हाँ देखिए, ये जनता का आदेश है, जनता का आदेश है कि सब लोग मिलिए, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई लेस मात्र भी कहीं पे भी कोई चूक कमी ना रह जाए। जहां हम कांग्रेस पार्टी मजबूत हैं, वहां देखिए हम इनको बेदखल करते जा रहे हैं। अभी 4 राज्यों में बेदखल होंगे। मैं पिछले 6 महीने से बताता हूं, कई बार आपके चैनल बता चुका हूं, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां भगदड़ मचेगी, लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आज आपने देखा तेलंगाना में कितनी हायरार्की के लीडरशिप ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मध्य प्रदेश में चालू हुई है, छत्तीसगढ़ में देख ही रहे हैं।
कहीं नहीं जीतने वाले। ठीक है। क्योंकि आपने विश्वासघात किया जनता से। जनता और ने आप कह रहे हैं कि बहुत जनता प्यार का दिया, आदेश है कि कोई बहुत कमी इस बार जबरदस्त वोट विपक्ष दिया, ना छोड़े, इनको बड़े सत्ता उम्मीद देने में, के इसलिए साथ। सब एक हो रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, जरा बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लें चर्चा में। वारिस पठान साहब जुड़े हमारे साथ। वारिस साहब, अभी आपने सुना होगा अखिलेश जी को, वो बता रहे थे क्यों हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि जितने पार्टियां इकट्ठा हुई 23 तारीख को, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव, कश्मीर की पार्टियां, कौन नहीं था वहां पे? हेमंत सोरेन थे वहां पे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। देश की विपक्ष की अगर आप बात कर लें या गैर भाजपाई दलों की बात कर लें, तो इतने बड़े बड़े सितारे वहां पर थे। एक तरफ केवल ओवैसी साहब खड़े और वो कहते हैं ये सब के सब जो है इनकी विश्वसनीयता नहीं है, केवल उनकी विश्वसनीयता है। देखिए सौरभ साहब, मैंने भी सुना, सबकी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को हराना हमारा भी मेन मुद्दा यही है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने। हम हमारे पूरे एफर्ट्स लगा देंगे उनको हराने के लिए हर चीज़ से। मगर अब जो इतना बड़ा गठबंधन बन गया, 15-17 पार्टियाँ पटना में जो जमा हो गई, इसमें हमको तो नहीं बुलाया गया था। हमने तो कहा था कि हम हरा सकते हैं। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया था औरंगाबाद के अंदर 2019 में 3 टर्म का जो इनका एमपी था उसको हमने हरा दिया था। मगर अगर आप सोचिए कि अगर जिस दल के अंदर मुसलमानों का और दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो किस तरह से आप हराएंगे मोदी को? किस तरह से आप बीजेपी को हरा सकते हैं? अरे हमने कहा कि मजलूमों को साथ में लेकर चलिए, तब जाके हम हरा सकेंगे बीजेपी को। मगर नहीं, एरोगेंसी की इन लोग चल रहे हैं। ठीक है, आप एरोगेंसी में रहिए, पर हम तो हराएंगे। हमने तो कहा हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आइए, हम हराएंगे बीजेपी को। नहीं हराते तो भी हम लड़ेंगे। अब बात नंबर 2, हमने ऐसा कहा कि उस जो गठबंधन जो वहाँ बैठा हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। अब नीतीश कुमार का अगर आप बैकग्राउंड देख लो तो 2002 का जब गुजरात के अंदर गोधरा में ट्रेन हादसा हुआ, उसके अंदर जब वहाँ के वो थे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, बीजेपी में रहे। अब उनका तो क्या बोलना, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, गली गली घूमे, भौरा बेईमान। अब सीएम बन गए भाजपा के बल के ऊपर और अब चले गए वापस आरजेडी के साथ में मिलाकर, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी ओर वहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है तो उद्धव ठाकरे बैठे हुए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे। जब वो सीएम थे महाराष्ट्र में, असेंबली में खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराया, हमको इस बात का फकर है, फकर महसूस कर रहे थे वो। अब अचानक से सेक्युलर हो गए वो, और उनके साथ जाके गोद में कौन बैठा है? कांग्रेस। कब से सेक्युलरिज्म बन गया भाई ये सब, शिवसेना वगैरह। अब तीसरे वहां पे कौन है? दिल्ली के सीएम है। अब दिल्ली के सीएम जब आर्टिकल 370 का हुआ था एब्रोगेशन, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह पे उन्होंने समर्थन दिया था। तो अब किस तरह का ये गठबंधन हो रहा है, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, क्या होने वाला आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर बात साफ है, अगर आप देखिए, आप तो मोदी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं लड़ाई लड़नी जैसे पड़ेगी। पूरे देश में, में पूरे देश के सारे मुसलमान और और सारे दलित वो सब असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चल रहे हैं। कितने चुनाव में कितना वोट किया आपकी पार्टी को और इन सब पार्टियों को? क्या नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना। हमने तो मजलूमों की बात की, दलित भाइयों की बात की। सबको अगर लेके आप नहीं चलेगा ये गठबंधन, तो किस तरह से बीजेपी को आप हरा सकेंगे? तो आइडियोलॉजिकल नहीं, तो अगर गठबंधन के अंदर ओवैसी साहब नहीं है, इसका मतलब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां पर सांसद है तो उनके हमने ये नहीं कहा कि हमको साथ में, हमने हमेशा ये कहा है कि आप हमारे बिना अधूरे, हमको लेकर चलिए। फिर क्या होता है, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद अगर कहीं पर, वैसे तो हुआ नहीं है, फिर भी ये बोलते हैं ना बी टीम कहीं पर ये हार जाते हैं तो पूरा इल्जाम का ढेकड़ा हमारे सर के ऊपर डाल देते हैं। अरे मोदी को हराना एकदम आसान है, नामुमकिन जरा भी नहीं है, समझिए सौरभ भाई। अभी और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी सब बात कर रहे थे अमेरिका का, आप भी दिखा रहे हो, तो मोदी जी रात को उतरे अमेरिका से, उतरते साथ उन्होंने नड्डा जी को क्या पूछा, मैंने आप ही का ट्वीट देखा इंडिया टीवी का, उन्होंने कहा देश में क्या चल रहा है। अब मैं आपको जवाब देना चाहूंगा सौरभ भाई, देश में क्या चल रहा है। 8 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है, वहां पर 300 से ज्यादा चर्चों को जला दिया गया है, मोदी जी खामोश बैठे हैं। देश का हिस्सा महाराष्ट्र, जहां से मैं आता हूं, मुंबई, नासिक के अंदर कल 2 मुसलमान लड़कों को गौ तस्करी की शक की बुनियाद के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दिया, पीट कर इतना मारा कि एक की डेथ हो गई और एक अभी हॉस्पिटल के अंदर लड़ रहा है वो अपनी जान की बाजी के लिए। ये देश में चल रहा है। और देश में क्या चल रहा है बताइए आप मेरे को? महंगाई, बेरोजगारी की तो आप बात ही नहीं करेंगे। दूसरी बात सुनिए, हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सत्ता है, सुनिए वहां पर क्या चल रहा है देश के अंदर। मैं जवाब देना चाहता हूं, वहां पर कल पूरे खुले सब पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट किया गया, 30 दिन के अंदर अगर मुसलमानों ने खाली नहीं किया
तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूं आपकी बात का। पहले आपने गठबंधन की बात की, एक बार जरा सुनील यादव जी उस पर बात करें। सुनील यादव साहब, देखिए इस गठबंधन की मीटिंग के अंदर जब 23 तारीख को पटना में अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से एक नवीन जनजागरण होगा और बीजेपी को हम हटाएंगे सब मिल करके, लेकिन वो यूपी के बगैर तो मुमकिन नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम मायावती जी को लेकर बहुत चर्चा है कि इस गठबंधन में वो शामिल हैं या नहीं है। ओवैसी साहब ने उसमें अपना नाम भी जोड़ दिया है कि मायावती जी नहीं होंगी, दलितों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, यानी मुसलमानों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या मतलब है इस गठबंधन का? देखिए सौरभ जी, मैं ये कह सकता हूं कि जब पटना में देश के सारे विपक्ष के नेता बैठे तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट जरूर मची है, क्योंकि इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों या अलग अलग इनके नेता हों, सब वो मोर्चे को लेकर के बोलने लगे और उलूल जुलूल भी बोलने लगे। वो तो खैर जैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि इनकी भाषा बिगड़ रही है, इसका मतलब इनकी स्थिति बिगड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मोदी जी किसके साथ नहीं खड़े हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम जी, क्या मोदी जी किसानों के साथ खड़े हुए? क्या मोदी जी देश की बेटियों के साथ, जिन्होंने देश का तिरंगा दुनिया में लहराया, आसमान में लहराया, उनके साथ खड़े हो पाए? क्या बेरोजगारों के साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं जी? आपने जितने वादे किए थे उनमें किसके साथ खड़े हैं? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं कि दल मिले हैं या हमको भाजपा को हराना है, देश को बचाना पहली प्राथमिकता है। आप बताइए, आप तो ये कह के आए थे कि हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। क्या देश को आपने कहा था हम ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? आप देश के सारे संसाधन बेच के देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे? आप बुलेट ट्रेन के नाम पर आए थे, 3 ट्रेनें लड़ रही हैं, उस पर मोदी जी कहां खड़े हैं? आप ये सब बातें कहकर सुनील यादव साहब, आप 17 में, 22 में, 19 में सब गए ना, हर तरीके का प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया। आज भाजपा ये बात बताती है, भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ, आरएलडी के साथ, सबके साथ एक होकर के देख लिया ना, क्या मिला? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। आप बताइए सौरभ जी, इसी उत्तर प्रदेश में जहां आप बीजेपी को बहुत ताकतवर मानते हैं, 2002 से 2017 तक इनकी क्या स्थिति थी? अच्छा, जब तक ये जो पीडीए वाले लोग इनके साथ नहीं गए, ये सब बेचारे दरी बिछा रहे थे। और अभी 24 में जैसे ये पीडीए वाले लोग इनका साथ छोड़ के आएंगे, जो अखिलेश सिंह जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पता नहीं कितने लंबे समय तक दरी बिछाएंगे। नहीं तो ये पीढ़ी अभी इनके साथ था अभी तक, जो बात कही, पिछड़ा दलित और आपके मुताबिक तो अल्पसंख्यक भी, ये अभी तक इनके साथ था। आएंगी कि नहीं आएंगी, या दूसरे दल आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे नेता ने तो साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम हरा रहे हैं। जो लोग जिन दलों के या जिन दलों के नेताओं के मन मस्तिष्क में कि भाजपा को हराना है, वो आए हमारी मदद करें। हम कहां किसी के खिलाफ हैं। सबका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं जरूर लास्ट में कह दूंगा आपसे जी, वो नेता जो अभी ना बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ, ना हमारे मोर्चे के साथ, उनको किसी एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप पीडीए के साथ खड़े होंगे या पीडीए का शोषण करने वाले एनडीए के साथ खड़े होंगे। चलिए एक बार जरा इस पर रिप्लाई कर दें प्रेम शुक्ला जी। आप, उन्होंने कहा कि भाई चक्र पूरा हो गया, एक बार ऊपर तक जाकर के देख लिया, वो अब चक्का नीचे ही आ सकता है, यूपी में खासकर। प्रेम जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में चक्र जो है समाजवादी पार्टी पूरा हो गया कि ये रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें भी हार गए हैं। तो जिसकी ये दुर्दशा हो गई हो कि उसके हाथ से आजमगढ़ भी ना बचा हो, वह गढ़ भी धराशायी हो गया हो, उसको कल्पना लोक में विहार करने का अधिकार तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं भाई, पूछ रहे क्या किया विकास, तो भाई इस देश में 1947 से लेकर 2014 तक भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी। 2 ट्रिलियन डॉलर, 1.75 ट्रिलियन डॉलर 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई।
जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश हुआ करते थे, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को परास्त करके भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और साल 2 साल में भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में खड़ा है। ये विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मान रहे जी। हैं। पर कैपिटा इनकम डबल हो गया, 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए, 11.8 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंच गया, 10 करोड़ लोगों के घर में रसोई गैस पहुंच गई, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। राजीव गांधी जी के जमाने वाला अगर फॉर्मूला चल रहा होता, यानी कांग्रेस की लुटेरी सरकार होती, तो इस 30 करोड़ में से 1 रुपए में 85 पैसा कांग्रेस ही खा जाते थे। अच्छा चलिए, तो मुझे 30 ब्रेक के लाख लिए रुकना करोड़ में पड़ेगा से प्रेम 25 शुक्ला लाख जी। करोड़। गैर भाजपाई दलों के गठबंधन को अब अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिल जाएंगे, उन्होंने पीडीए बताया। अब ओवैसी साहब आ गए, उन्होंने कहा मुसलमान, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। लेकिन फिर इसमें सवाल उठ रहे हैं कि इसमें मायावती जी कहाँ हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का आना, साथ में आना बहुत जरूरी है। और ऐसे अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी अपनी शिकायत है कांग्रेस पार्टी से। ऋतुराज जी हमारे साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि 2024 से पहले ऐसा कोई गैर भाजपाई दलों का गठबंधन होना अनिवार्य है या नहीं? देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि देश का संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे की बात हम करते हैं तो आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कि दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी 8 साल तक कोर्ट्स में लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यूनैनिमस फैसला देती है दिल्ली की जनता के पक्ष में। और केंद्र की सरकार 8 दिनों के अंदर ही एक गैर संवैधानिक अध्यादेश ला करके उस पूरे के पूरे फैसले को पलटने का काम करती है और दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को छीनने का काम करती है, संविधान विरोधी काम करती है। सबसे पहले तो कोई भी सरकार किसी भी ऐसे फैसले को नहीं पलट सकती है जो कि संविधान की मूल भावना को खत्म करता हो। जी ठीक। और केशवानंद भारती के केस में 13 जजेस की बेंच ने ऑलरेडी इस चीज को साफ कर दिया था कि आप जनता का ना तो मूल अधिकार छीन सकते हैं, ना कोई भी ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे कि जो संविधान की मूल भावना है जनतंत्र, उसको आप पलट दें। तो इन्होंने वो पलटने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट 2 महीने के गर्मी की छुट्टियों में गई। आज यहां पर में हमारे नेताजी एक ही बात तो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, 12 दल जिनका स्टेक है राज्यसभा के अंदर में, 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हां, गैर संवैधानिक जो अध्यादेश है हम उसके खिलाफ हैं और जब ये बिल के रूप में राज्यसभा में पेश होगा तो हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो नहीं, तो आपसे यही तो सवाल बार बार हो रहा है ना कि आप अपने मुद्दे को लेकर के आप कहेंगे हमारा नहीं सबका मुद्दा है, चलिए ठीक है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर के आप पूरे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करना क्या उचित मानते हैं? लेट मी कंप्लीट। सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ आना चाहिए, गठबंधन होना भी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए, आज संविधान खतरे में है। जिस संविधान की बात कांग्रेस पार्टी करती है, एक संविधान विरोधी अध्यादेश आता है और उस अध्यादेश के ऊपर में ये स्टैंड नहीं ले पा रहे। अरे स्कूटर का भी स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। ये कैसा महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप? आज संविधान खतरे में है, दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है और दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के आप साथ हैं कि आप मोदी जी के साथ हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो बड़ा आपकी बातों से बड़ा साफ है और आप ही नहीं, आपकी पार्टी के और जितने भी नेता बात करते हैं कि भाई इस मुद्दे से नो कॉम्प्रोमाइज अखिलेश जी। अब ये तो बाकी पार्टियों को तय करना है कि उनकी एकता में आम आदमी पार्टी क्या इतना अनिवार्य पुर्जा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो साफ कर दिया है हमारे साथ नहीं है, मतलब हम आपके साथ नहीं है। लोगों के हक और ऋतुराज जी जरा जवाब सुनिएगा अखिलेश जी का। हमारा संविधान बचाने का मुद्दा है। देखिए सौरभ जी, ये तय करना है आम आदमी पार्टी को कि उसे एक क्षणिक अध्यादेश रोकने की प्राथमिकता है या इस देश को जो संविधान को, लोकतंत्र को जो कुछ चल रहा है उसे रोकने की प्राथमिकता है। ये तय करना है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अपने क्षणिक लाभ के लिए कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? सारा विपक्ष
पूरे आप हिंदुस्तान साथ के भले के लिए हैं लाभ या करें। आप बीच साथ में नहीं नहीं मेरे है? भाई, इतनी सी थोड़ा- बात कहनी थोड़ा है आपको। खामोश हो जाएं। सुन लीजिए ऋतुराज जी, कांग्रेस खामोश हो स्टैंड जाएं। क्यों नहीं ले पा रही? आप ये राज जी, बताइए। पूछा मैंने। वो आप बताइए। Why are you not able हम to तो take आपको even सुना stand? रहे हैं, सुनिए। सुन लीजिए अरे ऋतुराज जी, सुनिए सुनिए। भाई, इनको चुप करा दीजिए। हमारा स्टैंड सुन तो लीजिए ना। हमारा स्टैंड यही है कि आपको क्षणिक संवैधानिक संकट से निपटना है कि जो परमानेंट संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है उसे निपटना है। ये आपको तय करना है, आप तय कर लीजिए। आप सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, विपक्ष पूरे देश के हित की बात कर रहा है। यही मेन बात है। देश के संविधान को आपको कुचलने दिखाना की होगा, कोशिश करना हो रही होगा, है। क्योंकि आपने दिल्ली अपने में आज अतीत अध्यादेश लाया में, गया अरे है, सुनिए, कल को आपने किसी और राज्य अतीत में लाया में, जाएगा। कांग्रेस पार्टी अरे क्या मेरे बर्बादी भाई का सुन इंतजार तो कर रही है? लीजिए। अरे क्या सुनो कांग्रेस यार। पार्टी इस बात का इंतजार कर अखिलेश रही जी, है आप- संविधान को आपकी कुचल आपकी दिया बात जाएगा? उन तक गई। संविधान देखिए को वही कुचल बात है ना, दिया बात जाएगा। वहीं अटकी हुई। कब वो आप कहते हैं आप जागेंगे? स्टैंड लीजिए। कब जागेगी कांग्रेस आप पार्टी? कह रहे हैं कि भाई जब मौका आएगा तब हम मेरी करेंगे। बात तो पूरी एक होने मिनट दें। ऋतुराज जी, अच्छा एक मिनट बीच में ऋतुराज जी, संविधान विरोधी आज काला जैसे किसी ने अध्यादेश कहा के कि ऊपर कांग्रेस में पार्टी को ये आपका लगता क्या है स्टैंड है? आम आदमी ये पार्टी बढ़िया। साथ बात आए तो मुद्दे की अच्छा, हो रही है। नहीं बात आए तो संविधान और अच्छा। बचाने की हो रही है। आप संविधान के साथ हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ? ठीक है ऋतुराज जी, आपकी बात आ गई, सुन ली। एक मिनट आज सर, यहाँ स्कूटर पे का भी ये स्टैंड चीख होता है। रहे हैं। प्लीज ऐसे नहीं पार्टी का ऋतुराज कोई जी, स्टैंड प्लीज यहाँ पे चीख ऐसे रहे नहीं, सुन हैं। लीजिए। आइए ये आपकी यहाँ बात। इनको म्यूट करिए, बता रहे हैं। देखिए ये अरे यहाँ आप पे एक- चीख एक रहे हैं। सिंपल पिछले सी बात कई बता वर्षों दीजिए, में जब भी कांग्रेस विपक्ष पार्टी का को क्या जरूरत स्टैंड पड़ी, है? आप जी। अध्यादेश अरे बीच के में साथ क्यों हैं। थोड़ी सी अब कहाँ अखिलेश जी से- की आवाज आने दीजिए ये जरा। क्यों ऋतुराज जी खामोश प्लीज, मैं करते हैं आप रिक्वेस्ट कर इनको? रहा हूँ, क्या आप फायदा? जनप्रतिनिधि हैं, प्लीज। सुन लीजिए अपना। ये वही है ना कि विपक्ष को कई बार जब जरूरत पड़ी तो ये बीजेपी के साथ खड़े थे। यही आम आदमी पार्टी है ना। कई मौकों पे सारे विपक्ष ने दस्तखत किया, कई मुद्दों पे ये बीजेपी के साथ खड़े रहे। ये वही है ना जिन्होंने, पूरे विपक्ष ने कहा कि किसी बिल देश के किसानों के अहितकर है, ये का हितकर है, और विधानसभा में अपने पास किया कि हितकर है। ये वही है ना जो बता रहे हैं कि देश के साथ हैं, और आज यहाँ चाह रहे हैं कि हर कोई इनका साथ दे। ये बताइए पहले। साथ फिर भी देने को आदमी तैयार है, लेकिन आप अपना लक्ष्य पर पहले छोटा लक्ष्य छोड़ करके बड़े लक्ष्य को आप धारण करिए। आप अपना स्टैंड आपका बताइए। मन में खुद ही संविधान खोट है। विरोधी काला छोटा अध्यादेश रिचार्ज के बने साथ घूमते है। फिरते रहे हैं, नरेंद्र और मोदी आप जी चाह के रहे हैं हर साथ कोई है। साथ दे दे। तो ये नहीं, ये चिल्लाने से कोई फायदा नहीं भाई। आपकी जब बारी आए तो बोलिए। बात को और घुमाने देखिए से काम अभी नहीं यहाँ पे चलेगा। बताया जा रहा देश था की जनता सौरभ जानना जी, चाहती है जी, जी, कांग्रेस पार्टी का सौरभ जी, स्टैंड। सर मेरे पास सौरभ समय जी। कम रह गया। ऋतुराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास अभी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कंप्लीट कीजिए अखिलेश जी। बात मत घुमाइए। मैं कुछ जवाब दूं? देखिए मैं बोलूं सौरभ जी? बोलिए बोलिए। सौरभ जी देखिए, अभी यहां इकोनॉमी की बात की गई। यही देश है जब इस देश का सोना गिरवी रखा गया था, कांग्रेस पार्टी उसे वापस लाई। और अगर मोदी जी नहीं होते इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 10-9 वर्षों में, कि जो बर्बाद दशक के रूप में जाना जाएगा, एनडीए मतलब नेशनल डिजास्टर अलायंस, तो ये आज हिंदुस्तान देश दुनिया की दूसरी और तीसरी आर्थिक महाशक्ति हो चुकी होती। क्योंकि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी आई सत्ता में, तो उस वक्त 4,77,000 करोड़ रुपए देश का बजट था। 10 साल में हमने 4 गुना 18 लाख करोड़ का इस देश का बजट छोड़ के गए हम लोग। ठीक है। और 9 साल में मोदी जी मात्र 2.25 गुना कर पाए हैं उसको। 45 लाख करोड़ रुपए आज का बजट है, 2.25 गुना कर पाए हैं। और यही हालत थी इस देश को। कांग्रेस ने जो है श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, आईटी क्रांति दी, आर्थिक क्रांति दी, उदारीकरण की क्रांति दी। साहब ने हमारे फोटोशॉप, कट पेस्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रांति दी। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं इस बार। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आप जरा उत्तर दीजिए इसका। मैं समय कम रह गया, बाकी मेहमानों को बुलाऊंगा चर्चा में। जी आप बड़ा बीजेपी बताती है 10 बजे से 5 बजे तक हम ले आए अर्थव्यवस्था में दुनिया में, वो कह रहे हैं बर्बाद दशक था। जी अखिलेश देखिए, बर्बाद जो बर्बाद लोग स्वयं थे वो तो यही सब कहेंगे। फ्रेजाइल 5 इस देश की अर्थव्यवस्था को देखिए। अब मैं तो बीच में इनके बोल नहीं रहा था, जरा इनको शांत कराइए। देखिए फ्रेजाइल 5 जो है, आप तो सौरभ जी बहुत पुराने एंकर और पत्रकार हैं। फ्रेजाइल 5 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कहा गया था कि नहीं कहा गया था? और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसके हाथ से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास सत्ता गई थी, तब इस देश में जीडीपी की वृद्धि दर थी 8.5%। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता के सूत्र सौंपे हैं, तो 4.5% थी। जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में तेजी थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था की इतनी दुर्दशा करने का दुष्कर्म किसने किया? ये
जो असंवैधानिक शक्तियां बन गई थी ना, श्रीमती सोनिया गांधी जो फाइलें मंगा लेती थी 10 जनपद पे, और जिस तरह से 12 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार 2G 3G जीजाजी सब कुछ इन्होंने किया, उसका दुष्परिणाम था। फ्रेजाइल 5 जो है, इस तमाम रेटिंग एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय का, और जो 10वीं अर्थव्यवस्था जो है ये 2014 तक थी कि नहीं थी भारत की, चलिए, और ठीक है। 5वीं अर्थव्यवस्था आज है कि नहीं है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए, अब लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन इनके दौर में आया, आपके दौर में आया, सब लोग खुद महसूस करते हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट सर, जरा मेरा समय बिल्कुल चला गया। प्रेम जी, मैं 2 मेहमानों को और चर्चा में ले आऊं। वापस शुरुआत करते हुए जहां से हमने आज का ये मुद्दा उठाया था गठबंधन का, वारिस पठान साहब, मुझे याद है असदुद्दीन ओवैसी जब इस गठबंधन की चर्चा नहीं होती थी तब से उन्होंने ये बात कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए भाजपा के सामने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। ये बात तो वही कहते थे, वही बात आज सारा संयुक्त विपक्ष कह रहा है। 23 तारीख को क्या कहा गया कि हम पौने 500 सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार देंगे। बात आप भी वही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। इतना मतभेद क्यों है? नहीं, मतभेद तो जरा भी नहीं है इसके अंदर। मतभेद तो इनकी तरफ से है ना। अगर ये चाहते तो हमको बुलाते, ये चाहते मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन, अगर चाहते दलित भाइयों का रिप्रेजेंटेशन, तो सब तबके के लोगों को बुलाते। और हमने तो आज भी, जिस आप कह रहे हो, हमने तो वही कहा है ना कि मोदी को अगर हराना है तो 1 to 1 फाइट करना पड़ेगा, आइडियोलॉजिकल फाइट होनी चाहिए। इसमें कहाँ आइडियोलॉजिकल फाइट हो रहा है? अब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कांग्रेस कैसा फाइट करेगी अभी इसके अंदर। चलिए, पीडी अगर हो जाता है, ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मत लड़ो, हम वहाँ पर मजबूत है। आप यूपी के अंदर अखिलेश बोलते हैं कि हम वहाँ पर मजबूत है, आप यहाँ पर नहीं लड़ो। अब दिल्ली में केजरीवाल बोलेंगे कि हम यहाँ पर मजबूत है, पंजाब में मजबूत है, तो वहाँ पर नहीं लड़ो। तो ये किस तरह से लड़ेंगे, जाके कहाँ लड़ेंगे? तो ये सब चीज़ को सोचना पड़ेगा। ऐसी बैठक अभी तो शुरुआत हुई है, मगर हमारा तो ये कहना है ना कि अगर हराना है ना बीजेपी को, हमारा भी इंटेंशन हुई है, लेकिन मुसलमानों और दलित भाइयों के बिना आप नहीं हरा सकते, आपको साथ में लेना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं हमको मुसलमान 70% वोट दे, हमको उनको लिए कुछ करना नहीं है, तो वैसा नहीं चलने वाला है। आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा और भाजपा को हराना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट संविधान को बचाने की फाइट है, डेमोक्रेसी को बचाने की फाइट है। और इस फाइट में हम चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ना बने। हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, क्योंकि बीजेपी जब से आई है सत्ता के अंदर, आप देख रहे हो आम दिन क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, खास तौर से मुसलमानों और दलितों के साथ। आप देख ले तो मॉब लिंचिंग के वाक्य कम नहीं हो रहे। कभी इनको हमारे अजान से नफरत, कभी हमारे खाने पीने से नफरत हो गई है। अब तो यहां तक की हद आ गई कि अगर एक आदमी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर नमाज पढ़ रहा है, अपने इंस्टीट्यूशन में, तो वहां भी आप उसको कैफे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।